नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यूसीसी पास, विपक्ष क्यों निराश। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे, नारेबाजी और विरोध के बीच आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक पास हो गया। विपक्ष ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जमकर विरोध भी किया, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही और विधेयक सदन में पारित हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की नाराजगी आखिर किस बात को लेकर है। क्या यह विरोध कानून के प्रावधानों को लेकर है या फिर अपने वोट बैंक को बचाने को लेकर। खैर, सत्ता पक्ष इस बिल को सभी वर्गों के हित में बता रहा है और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर यूसीसी पर विपक्ष के रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारी हंगामे, तीखी नोकझोंक और लगातार विरोध के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक पास हो गया। सदन के भीतर विपक्ष ने पूरा जोर लगाया, लेकिन सरकार अपने इरादे पर अडिग रही। मानसून सत्र के दूसरे दिन यूसीसी पर सबसे लंबी और सबसे तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले यूसीसी के विरोध में सांकेतिक नाटक का मंचन किया, तो सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग करते रहे। लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो कांग्रेस विधायक वेल में पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए विरोध दर्ज कराया। तो यूसीसी लागू करने से बेहतर ये था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं। यूसीसी लाने का कोई फायदा नहीं है। तो आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है, उसको हमने कहा कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका धज्जियां नहीं बिखेरना चाहिए। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर कि यहाँ लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो अगर उनको करवाना है तो। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है। 76% मुस्लिम बहनों और 40% मुस्लिम भाइयों ने यूसीसी का समर्थन किया है। तो संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये किसी एक सरकार का नहीं बल्कि लाखों लोगों की राय से तैयार किया गया विधेयक है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि यूसीसी लागू होने से वोट बैंक की राजनीति कमजोर पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया, उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। ये कांग्रेस की हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कुल मिलाकर विपक्ष के तमाम विरोध, हंगामे और नारेबाजी के बावजूद सरकार ने अपना सबसे अहम विधेयक सदन में पारित करा दिया। इससे साफ है कि यूसीसी सिर्फ कानूनी बदलाव का विषय नहीं, बल्कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। एक ओर सरकार इसे समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या यूसीसी पास होने से विपक्ष का नैरेटिव फेल हो गया है? दूसरा सवाल, क्या यूसीसी के सहारे बीजेपी सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, यूसीसी पर सदन में हंगामा विपक्ष की रणनीति थी या मजबूरी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्पी जी, हमेशा की तरह आप ही से शुरुआत करते हैं।
क्या इससे कोई नैरेटिव फैल हो गया? जब समानता का अधिकार सब महिलाओं को मिल रहा है तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? क्या वो नहीं चाहती कि महिलाओं को उसका हक मिले? ब्रजेश जी, कांग्रेस का कौन सा नैरेटिव फेल हो गया? नैरेटिव बिल्डिंग तो यूसीसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। जब इनके नेता कभी कहते हैं कि 5 बीवी 25 बच्चे नहीं चलेंगे, और कभी इनके नेता कहते हैं कि अगर राम एक शादी करेंगे तो रहीम भी एक शादी करेंगे। तो जो मुस्लिम सिविल कोड ये लेकर आना चाहते थे वो तो इन्होंने आज अपने बहुमत से पारित करवा ही दिया है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो वो तो जंतर मंतर पे दिख रहा है ना, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बच्चे बराबर मात्रा में पिट रहे हैं, सबके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सारे पेपर लीक से परेशान है। आप यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड पे बात नहीं करना चाहते, जो देश की ज्वलंत समस्या है। आज कोई आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात नहीं कर रहा। देश के कोने कोने में आज छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन सभी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करना चाहते हैं। जनता कह रही है शिक्षा पे बात करिए, लेकिन आपको लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बात करनी है। और जहां तक बात है कि आप कोई सोशल रिफॉर्म बिल लाना भी चाहते थे तो ब्रजेश जी, कांग्रेस भी एक हिंदू बिल कोड लेकर आई थी, लेकिन वर्षों तक संसद में उसके ऊपर बहस हुई थी। धीरे धीरे उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी तो कल चोरी छुपे इस बिल को प्रस्तावित कर देती है, कार्यसूची तक में तो ये लोग संलग्न नहीं करवा पाते, और अगले दिन इसको बहुमत से पारित कर देती है। तो आपको अगर थोपा हुआ बिल लेकर आना था, और आपको ये बोलने में भय क्या है कि आप एक मुस्लिम सिविल कोड लेकर आए हैं? क्योंकि जब मध्य प्रदेश की 21% आबादी जो आदिवासी समुदाय की है वो इससे बाहर है, 6% आबादी की आप 2 महीने से बात कर रहे हैं, तो आप कहिए ना कि आप एक मुस्लिम सिविल कोड लेकर आए हैं और आप उसको पारित करना चाहते हैं। आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नाम क्यों दे रहे हैं? यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लाइए, यूनिफॉर्म हेल्थ कोड तो सिंपल जी, ये तो आप पर भी लागू होता है ना। आप क्यों नहीं कहते हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ है ये? सीधे सीधे आप उसके प्रावधानों पे बात करते हैं, आप उसके लागू होने की प्रक्रिया पर बात करते हैं, आप दूसरी चीजों पर बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। लेकिन इस बिल में यदि खामी है तो डंके की चोट पे करिए ना कि मुसलमानों के खिलाफ है। जो आरिफ मसूद धरने पे बैठे हैं वहां पे कांग्रेस के तमाम नेता जाकर धरना दें, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो आपको किसका डर है? ब्रजेश जी, कांग्रेस को कहां डर है? कांग्रेस तो पहले दिन से डंके की चोट पे ही कह रही है कि आप यदि इस बिल में आदिवासी समुदाय को सम्मिलित नहीं करते हैं तो आप माइनॉरिटीज को भी मत सम्मिलित करिए, माइनॉरिटीज की भी आवाज को सुनिए, क्योंकि ये बिल कांग्रेस या बीजेपी पे लागू नहीं होगा, माइनॉरिटीज पे लागू होगा। आज भी आरिफ मसूद साहब ने इस पर संशोधन का प्रस्ताव दिया था, आपने उसको खारिज कर दिया। हमने कहा इसे प्रवर समिति में भेजिए, आपने उसको खारिज कर दिया। आरिफ मसूद साहब ने तो पहले भी इसके ऊपर सजेशंस दिए थे जब मोहन यादव जी ने मांगे थे। तो एक तरफ तो आप नाटक नौटंकी करते हैं कि हम सुझाव मांग रहे हैं, जब सुझाव दिए जाते हैं तो आप उसको स्वीकार नहीं करते, और आप कहते हैं साहब राम की एक शादी होगी तो रहीम की एक शादी होगी। तो आप नहीं चाहती कि राम रहीम की एक ही शादी हो? ये तो महिलाओं के हित में है ना। एक बहु विवाह क्यों करे? महिलाओं का शोषण क्यों करे? उसे संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं मिले? ब्रजेश जी, क्या आप नहीं चाहते कि इसको मुस्लिम सिविल कोड कहा जाए? आप क्यों कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये तो भी नाम तो बदलने से क्या, नाम बदल देंगे तो आप सहमत हैं? नहीं ब्रजेश जी, नाम बदल देंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत हो जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जब यूनिफॉर्म नहीं तो सिंपल जी, इसमें जो सामाजिक बुराइयां हैं वही तो दूर हो रही हैं। बाकी की धार्मिक पहचान को कोई खतरा नहीं है, संस्कृति पहचान को कोई खतरा नहीं है। आप जैसे धार्मिक पूजा पद्धति करते हैं वो करते रहिए, लेकिन महिलाओं को अधिकार मिलेगा, अच्छी बात है। महिलाओं को हक मिलेगा, 3 तलाक नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, तो क्या बुराई है? महिलाओं के नाते तो बोल सकती हैं आप। ब्रजेश जी, महिलाओं के नाते ही बोल रही हूँ। 2022 से 2024 के बीच में राज्य सरकार के आंकड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले 50,000 रजिस्टर्ड हैं। बीजेपी सरकार ने ये आंकड़े दिए। अब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो ये शादी की बात करने लग जाते हैं। तो क्या सुरक्षा पे बात करना सामाजिक बुराई पर बात करना नहीं है? अगर हम पेपर लीक पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, समान अवसर पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, तो क्या ये सामाजिक समरसता और समाज सुधार की बात करना नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी जो मेन मुद्दे उनसे ध्यान भटकाना चाहती है। आप ये बताइए, यूसीसी पारित हो गया, पूछ कौन रहा है यूसीसी के बारे में? दीजिए व्यास जी जवाब। क्या इससे आपको राजनीतिक फायदा हो रहा है इसलिए लेकर आए? और सिर्फ 6% मुस्लिम प्रभावित होंगे, 21% को तो आपने बाहर कर दिया। तो जो आप तुष्टिकरण के आरोप उन पर लगा रहे हैं, आप पर भी लागू होते।
नहीं ब्रजेश जी, आज भी तुष्टीकरण की चर्चा कौन कर रहा है? क्या अल्पसंख्यकों में बौद्ध, जैन, सिख, उसके बाद में क्रिश्चियन, उसके बाद में यहूदी नहीं आते हैं? गोवा में लागू हुआ था ना। आज कांग्रेस की दृष्टि समान रूप से प्रदर्शित हो रही है। उसके लिए अल्पसंख्यकों का जो कल्याण है वो मात्र एक विशेष वर्ग का कल्याण है, और ये शिल्पी जी ने कह के स्पष्ट भी कर दिया। दूसरे को उन्होंने कहा चर्चा नहीं हुई। 23 नवंबर 1948 को पूरी चर्चा के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले इतिहास देखने की आवश्यकता है। उसके बाद बाबा साहब ने अपने उद्बोधन में इसको प्रदर्शित करा। उसके बाद आर्टिकल 44 में आया। उसके बाद जस्टिस BS चौहान ने 2018 में पेनल बनाई। उसके बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फैसले हैं कोर्ट के, जिसमें कोर्ट ने ये साइटेशन दिए और इस व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को कहा कि ऐसा नियम बनाए जो समान सब पे लागू हो। तो मुझे सब पे कहाँ लागू हो रहा है? वही तो वो सवाल उठा रही हैं कि 21% लोग तो बाहर हो गए, 6% के लिए लाए हैं आप, तो उसका नाम ही बदल देते। ब्रजेश जी, ये तो ब्रजेश जी तो क्या बात है? ब्राह्मणों के लिए नहीं है, क्या राजपूतों के लिए नहीं है, क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विशेष समाज ये ब्राह्मण राजपूत समान है ना, हिंदू सिविल कोड में है ही ना। देखो, ब्राह्मणों में, हिंदुओं में सबको संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, एक विवाह का प्रावधान पहले से ही है। तो बचे कौन? आदिवासी बचे थे, SC और मुस्लिम। आदिवासियों को आपने बाहर कर दिया, मुस्लिमों को दायरे में ले आए 6% को। उसके अलावा भी अगर कोई कुरीति है तो उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर किसी भी समाज का हो उसको रोका जा सकता है। पर कांग्रेस की मजबूरी क्या है कि जिस तरह से शाह बानो वाला विषय था उसमें जो है एजेंडा चलाने के प्रयास करे। उसके बाद इमराना का फतवा आया था, वो सभी को ध्यान होगा कि वो अपने ससुर की जो है पत्नी बनेगी और अपने पति की मां बन जाएगी। उसके खिलाफ भी कांग्रेस कभी खुलकर नहीं आई। और जिस तरह की बात अभी कह रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप, ये तो वर्ल्ड 60-70s के दौर में US में आया था, और उसके बाद में 90s के दौर में भारत में आया था, जब बाहर जाकर पढ़ने वाले या बाहर जाके जॉब करने वाले लोगों को, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साइटेशन, उसमें भी अगर किसी के अधिकारों के साथ में कोई अनल होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की है। लेकिन पूर्व जो व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन किया गया। तो मुझे लगता है आज जब बुलाया गया था, जब कौन आया था, ऑल पार्टी मीटिंग्स रखी गई थी, सबसे सुझाव गए थे, कांग्रेस ने अपने आप को दूर रखा था। और आज भी सदन में बार बार माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि आप पहले उद्बोधन दे दीजिए चेयर पे, आप पहले अपनी बात रख लीजिए, कोई संशोधन है तो किया जाएगा, लेकिन वेल में घुस गए। आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव लाए थे जिसको आपने खारिज कर दिया कि प्रवर समिति को भेज दीजिए, पूरा विपक्ष मांग कर रहा था। ब्रजेश जी, तो वो चर्चा के बाद होगा ना संशोधन की। चर्चा के पूर्व में वेल के पास जाकर साहब मैंने तो दे दिया है संशोधन प्रस्ताव, आप इसको एज इट इज लागू कर दीजिए। क्या यह संभव है? अगर संशोधन में चर्चा होगी और वो संशोधन चर्चा के लायक है तब तो उसमें संशोधन होगा, और उसमें चर्चा के लिए बात जो होगा ना, आदरणीय कैलाश जी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज जब हुआ था कि आप आए चर्चा कर, नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चर्चा करें, नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चर्चा करें, संशोधन आप सबसे पहले बोल रहे। आपको लगता है कि आपकी आवाज दबाई तो सबसे पहले बोल रहे, लेकिन चर्चा से 93 लाख लोग अगर लगभग। चलिए, आपका ये सवाल लेकर ही मैं जा रहा हूँ शर्मा जी के पास। शर्मा जी, UCC को लेकर सदन में हंगामा हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। ये विपक्ष की रणनीति थी या मजबूरी थी? क्या आपको लगता है इससे किसी समुदाय की धार्मिक जो पहचान है वो प्रभावित होगी? देखिए, मोटे तौर पर UCC से किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान या धार्मिक परंपरा कोई प्रभावित नहीं होगी। ये जो अभी अगर आप देश में लागू देखेंगे तो लगभग 90%, 85% प्रावधान UCC के पूरे देश पर एक साथ लागू होते हैं। आप अगर देखेंगे क्रिमिनल कोड देखेंगे तो सब पर 302 में हत्या या फांसी जो सबको एक साथ होती है, चोरी में सबको एक साथ सजती है, में सबको आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है कुछ। आवाज मेरी खराब आ रही है क्या? हाँ, रुक रुक कर आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैं क्या ये निकालूं? आप काफी आई, अब ठीक आ रही है शर्मा जी, बोलिए। तो बस तो मिला करके क्रिमिनल कोड में तो UCC लागू है पूरे देश में, सब पर एक साथ लागू होता है।
अगर रेवेन्यू कोड देखे तो रेवेन्यू कोड में भी सब पर एक साथ लागू होगा। अगर पिता जो है बिना कुछ बंटवारे किए चला जाए तो जो बेटा उसको अप्लाई करेगा, क्लेम करेगा, वो उसको मिलेगी। और अगर पिता ने मान लीजिए एक बेटे को ज्यादा दी है, दूसरे को कम दी है, तो ये माना जाएगा अगर उसकी कमाई हुई संपत्ति है। तो से मतलब रेवेन्यू में भी ये साथ लागू होता है। जो अभी लागू हो रहा है केवल और केवल मुस्लिम महिलाओं तक सीमित आ रहा है, ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ेगा। दूसरा प्रभाव जो पड़ेगा वो लिव इन रिलेशन पर पड़ेगा। इससे ज्यादा इसमें कोई बहुत फर्क आने वाली बात नहीं है। फिर इसके अलावा ये जो लागू हो रहा है वो संविधान के तहत लागू हो रहा है। हम सेकुलर देश है, हमारा संविधान सेकुलर है। हमारी धार्मिक भावनाएं संविधान पर हावी ना हो और संविधान के प्रावधान धार्मिक भावना पर लागू ना हो। आप अगर लें इस बीच में कोई अगर, जैसे हिंदुओं में बेटियों को बराबर का अधिकार है और अगर बहनों ने लिख करके दे दिया कि हमको नहीं चाहिए तो सारी संपत्ति भाइयों के ही नाम होती है। अगर मान लीजिए घर में कुछ फैसले कर लेते हैं और अदालत नहीं जाते हैं तो वो अपने घर में कर लें, वो बिल्कुल सर्वमान्य हो पाएंगे। तो मोटे तौर पर फिर कांग्रेस भी, आप बारीकी से अगर कांग्रेस, मैं कल से सुन रहा हूं कांग्रेस के लोगों को, वो बिल का विधेयक नहीं कर रहे हैं, वो प्रक्रिया का विधेयक कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को उससे बाहर रखने की मांग कर रहे हैं, वो संशोधन दे रहे हैं। बिल का विरोध नहीं हो रहा। आज भी अगर हंगामे में आपने देखा हो तो उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया और संशोधन करके नहीं तो यदि बिल का विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमानों को बाहर रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर महिलाओं के साथ न्याय कैसे होगा? वो तो महिला विरोधी हो गया, फिर बिल में बचा ही क्या? रखा है। मैं आपके पास लौटूंगा शर्मा जी, कुछ तकनीकी खामी है, हमारी टीम आपसे फिर से संपर्क करेगी। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही। लेकिन सिंपी जी, धार्मिक पहचान तो प्रभावित हो नहीं रही है। सबसे ज्यादा प्रभाव यदि पड़ रहा है तो मुस्लिम महिलाओं पर पड़ रहा है। महिलाओं के हित की बात है और 90% तो क्रिमिनल लॉ हो या सिविल हो उसमें लागू है ही समानता का अधिकार। तो फिर इसका विरोध क्यों करना, सिर्फ प्रक्रिया का बहाना बनाकर? देखिए ब्रिजेश जी, जहां तक फौजदारी मामलों की बात है तो 90% नहीं 100% समानता सभी धर्मों के लिए भारत में है और वो तो 1862 से है। अब जहां तक दीवानी मामलों पर आदरणीय रमेश जी बात कर रहे थे, तो आप जो देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के अंदर तो जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो 12% इनहेरिटेंस की बात करता है मुस्लिम महिलाओं के लिए, लेकिन आदिवासी समुदाय में तो इनहेरिटेंस के ऊपर किसी तरह का कोई नियम नहीं है। तो अगर आप 6% महिलाओं पर बात करते हैं तो 21% महिलाओं पर बात क्यों नहीं करते? हम ये मानते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है वो एक कंजर्व्ड ट्राइब है, लेकिन क्या ये आपका काम नहीं बनता है कि आप उनको भी मुख्य धारा में जोड़िए, आप मतलब उनको भी मुख्य धारा में लेकर आइए, ले आएंगे उसके दायरे में, तब विरोध नहीं करेगी कांग्रेस? नहीं ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी, हम ये कह रहे हैं कि जब आप कोई सोशल रिफॉर्म करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली हर समुदाय के लिए होनी चाहिए। अगर हमें ये लगता है कि आदिवासी समुदाय अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाया है तो सबसे पहले सरकार का कार्य ये है कि उनको मुख्य धारा में लेकर आए ना, और उसके बाद यूनिफॉर्मली इन सारे तो धीरे धीरे तो हो रहा है। यदि सिंपी जी, यदि ऐसे ही प्रावधान नहीं होते तो हमारे यहाँ सती प्रथा आज भी कायम होती, दहेज प्रथा आज भी कायम होती। हमने भी तो सुधार किया ना, महिलाओं को अधिकार मिलने लगा है। तो एक समाज में हुआ, दूसरी में हो जाएगा तो तीसरी में भी बारी आ जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि सभी में लागू कर दीजिए, तो ये सभी में लागू आप पहले कर देते, आपका राज था। ब्रिजेश जी, आपने वही कह दिया ना जो हम कह रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म कोड बिल हिंदू कोड बिल लेकर आए। अब जो बीजेपी लेकर आई है वो मुस्लिम सिविल कोड है। अब उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ना, जब सारे समुदाय इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। जब 21% इससे बाहर है तो 6% भी यही कह रही है कि आर्टिकल 29 के तहत हम भी अपनी संस्कृति को अपने मुताबिक जीना चाहते हैं। संस्कृति का नाम तो मत दीजिए उसको, कम से कम वो तो अत्याचार है भाई। संस्कृति का नाम तो मत दीजिए, इसमें संस्कृति पहचान तो कुछ है ही नहीं। ये बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां। सिंपी जी, आप इनको बिल्कुल बुराई दूर करिए, बिल्कुल स्वीकार करते हैं आप अपराधी। अगर आपको कोई उसके अंदर सामाजिक बुराई लग रही है आप बिल्कुल उसके ऊपर काम करिए, लेकिन फिर आप उसको समानता का नाम मत दीजिए। आप जिस उद्देश्य से बिल को लेकर आ रहे हैं आप उसके अंदर संशोधन करिए, क्योंकि ब्रजेश जी यूनिफॉर्मिटी के नाम पर जो काम आदिवासी समुदाय की बहनों के लिए होना चाहिए वो काम तो प्रभावित हो जाएगा ना। आज आजादी के इतने वर्ष बाद भी अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूनिफॉर्मली लागू नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो सरकार की कमी दिखाती है कि आप उस
समुदाय को मुख्य धारा में नहीं ला पाए हैं। और जब आप इसको यूनिफॉर्मिटी का तमगा पहना देते हैं तो फिर आप जो ये समुदाय है इसके ऊपर तो आगे भी आपके कोई पास काम भी तो नहीं कोई मॉडल करेंगे। प्रारूप नहीं है ना सिंपी जी। आप भी कई राज्यों में ब्रिजेश जी। सरकार है रही आपकी, आप वहां पे एक लागू कर देते कि आदिवासियों को हमने ले आए। गोवा की बात मत करना, वो तो आजादी से पहले वहां पे लागू नहीं है। नहीं ब्रिजेश जी, गोवा की बात नहीं करेंगे। यूसीसी तो हमारा ही लाया हुआ प्रारूप है, आज का नहीं है, 1948 का है। लेकिन जब अंबेडकर साहब ने, केएम मुंशी साहब ने ये समझा था कि भारतीय समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है, धीरे धीरे इसको तैयार किया जाना चाहिए, तो इसीलिए हमने अपने शासित राज्यों में इसको प्रस्तावित नहीं किया। दूसरी बात, जो प्रेम व्यास जी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की भी तो बात करिए। विधि आयोग ने अगस्त 2018 में ये पेपर प्रस्तावित किया था, कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यूसीसी की वर्तमान समय में देश को कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो पर्सनल लॉ है या जो पर्सनल मैरिज एक्ट बने हुए हैं, आप उनके अंदर संशोधन करिए, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही ठीक है। व्यास जी तो मैरिज एक्ट पे संशोधन कर देते, या इसको हिंदू कोड बिल की तरह मुस्लिम कोड बिल का नाम दे देते हैं, क्योंकि आदिवासी को तो आपने बाहर रखा है, मतलब अभी वो समाज तैयार नहीं। ब्रजेश जी, वो कौन सी मानसिकता थी जो हिंदू कोड बिल लेके आई थी कि एक व्यक्ति के लिए तो नियम कानून होंगे लेकिन दूसरे व्यक्ति और दूसरे समाज के लिए नहीं होंगे, 1955-56 में। और उसके बाद जब देश ने आवाज उठाई तो ये कहा गया कि नहीं नहीं अभी तो अलग हुआ है, जब दूसरा देश ऑलरेडी धर्म के नाम पर अलग हो चुका था तो सबके लिए समान अधिकार क्यों नहीं। और इसीलिए बाबा साहब ने 48-49 में अनुच्छेद 44 का समर्थन करा और उन्होंने कहा था राष्ट्रीय एकता, लैंगिक समानता और विपरीत विचारधारा, ये उनके मुख्य उद्बोधन में मुख्य शब्द थे। तो मुझे लगता है यहाँ से स्पष्ट होता है कि बाबा साहब की मंशा थी, देश की मंशा थी, लेकिन जो एक विशेष स्टेटस देकर कई वर्षों से चल रहा है। और राजीव जी के समय तो दिल्ली इमाम ने कहा था खुलकर कि ये राजीव तुम्हारी माता भी हमारे सामने झुककर राजनीति करते आई है, तुमको भी वही करना पड़ेगा। तो इस तरह की मंशाओं को प्रश्रय देना, इस तरह के लोगों को जो है प्रश्रय देना, और उसके बाद में अगर समानता का अधिकार दोनों पक्षों को मिल रहा है, सभी समाजों को मिल रहा है, तो आपत्ति क्या। आदिवासी समाज का 1961 में प्रपत्रों में से आदिवासी शब्द हटा दिया था, उसके बाद बहुतायत में धर्मांतरण हुए थे, तो उस समय से आदिवासी समाज को इनके द्वारा जो प्रदत्त नियम है उसको भोग रहा है। हमने तो रीति रिवाजों का संरक्षण करा है, आज मुख्य धारा में लेकर आए, लेकिन 60 वर्षों तक वोट बैंक बनाकर उन इलाकों में संरक्षित करके बीमारी की स्थिति में, चिकित्सा की स्थिति में, विद्यालयों की स्थिति में पिछड़ा करने का कृत्य कांग्रेस ने करा है। और आज भी कांग्रेस ये चाहती कि आदिवासी समाज के रीति रिवाज समाप्त हो जाए, आदिवासी समाज का संरक्षण जो आदरणीय बाबा साहब ने विशेष क्या है वो समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस का जो चरित्र और एजेंडा क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, कहाँ संशोधन होगा, एक बताइए मुझे कि किस विषय में संशोधन चाहती, नहीं बता पाएंगे। किन लोगों को सम्मिलित करना चाहती, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ विरोध के स्वर जो गुजारा होते हैं। ठीक है व्यास जी, शर्मा जी जुड़ गए हमारे पास। शर्मा जी, कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही, मजबूरी है क्या, वोट बैंक है, और इसका राजनीति पे कितना असर पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, कांग्रेस को किस नजरिए से देखते हैं आप, उसको नुकसान होने का डर है? देखिए मुझे लग रहा है कि कई बार कांग्रेस भी कट्टरपंथी जो मुस्लिम है उनके दबाव में आकर के फैसले लेती है। आप अगर देखेंगे समानता का जो मैं बात कर रहा था, उज्ज्वला गैस योजना में समानता है, आयुष्मान कार्ड में समानता है, प्रधानमंत्री घर में समानता है, शौचालय बनाने में समानता है, तो अब क्रिमिनल एक्ट में सारी की सारी समानता है, हेल्थ में सारी की सारी समानताएं हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर कोई गाय की डेयरी खोलना है किसी को तो उसमें अनुदान में समानता है। केवल जो अंतर आ रहा है वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर के अंतर आ रहा है कि बिना पूछे एकदम से आपने अलग करके दूसरी शादी कर ली, ये और मुस्लिम लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार, ये दो बातें बड़ी प्रभावित होने वाली हैं। तो वो कह रहे हैं ना यूसीसी क्या जरूरत थी, मुस्लिम मैरिज एक्ट में प्रावधान कर देते, मैरिज एक्ट में प्रावधान कर देते आप। नहीं, क्योंकि उसका ये कारण है कि इसमें ये दोनों तीनों कारण नहीं है। इसके अलावा समय के साथ अब जो लिव इन बढ़ गया है समाज के भीतर, तो लिव इन में लड़कियां और महिलाएं साथ रह रही हैं, उसके बाद रिपोर्ट कर दी बलात्कार की, तो कहीं ना कहीं उसमें रजिस्ट्रेशन उन्होंने अनिवार्य कर दिया। अगर रजिस्ट्रेशन है तो मारपीट अगर हुई तो मारपीट की दफा लगेगी, रेप की दफा नहीं लगेगी। तो मोटे तौर पर बहुत सारे उसमें और छोटे मोटे सारे प्रावधान है। कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से ये सिविल राइट है, प्रगति की एक निशानी है। मैं समझता हूँ इसको इसी प्रकार लेना चाहिए। छोटा सा जवाब दीजिए सिंपी जी, मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में इस तरह विरोध करती है कांग्रेस, छोटा सा प्लीज, समय नहीं है।
देखिए, मुस्लिम कट्टरपंथी या हिंदू कट्टरपंथी हम नहीं मानते। हम तो धर्मनिरपेक्ष संगठन है और जो जनता के बीच से आवाज आती है उसको सदन के पटल पे रखना विपक्ष का काम है। और समानता की तो बहुत कमी देश के अंदर है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो या सुरक्षा को लेकर हो। और जिस समानता की आदरणीय रमेश शर्मा जी बात कर रहे हैं, तो वो तो हम कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी में समानता है, पेपर लीक में समानता है, पेट्रोल डीजल की लाइन में समानता है, गैस सिलेंडर की लाइन में समानता है। तो समानता तो हम देख रहे हैं से जंतर मंतर के ऊपर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब समानता की तरफ लाठी खाने में भी समानता आती है, भेदभाव नहीं देखती पुलिस की लाठी। ठीक है ब्याज जी, छोटा सा जवाब। भाई, राज्य स्तरीय समिति गठित हुई, 9.5 लाख लोगों ने सुझाव दिए, जिसमें 93% फेवर में थे। कांग्रेस कहां विलुप्त थी? 71% मुस्लिम महिलाओं ने सुझाव दिया, कांग्रेस कहां विलुप्त थी? और जितने मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको प्रावधानों के साथ और निर्णय लिए गए। 70 वर्षों में आप निर्णय तो सार्वजनिक कर दीजिए कितने लोगों ने सुझाव दिए। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है सिंपी जी, इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी बिल पास हो गया, अब इससे प्रभावित तमाम समाज के लोग होंगे, लिव इन रहने वाले प्रभावित होंगे, खासकर मुस्लिम समाज ज़्यादा प्रभावित होगा। सत्ता पक्ष कह रहा है ये महिलाओं के अधिकार की बात है, समानता की बात है। विपक्ष कह रहा है कि इसके प्रावधान में जो है 6% लोगों को, एक समुदाय को टारगेट किया गया है और तुष्टीकरण के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब जनता इस बिल को कैसे लेती है तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।